नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी-टेट के इन्वायरमेंट सीरीज का 14वां क्लास है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की क्लास में हम देखेंगे प्रयोगात्मक विधि और साथ ही साथ समस्या समाधान विधि क्या है। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं प्रयोगात्मक विधि की ओर। तो बेसिक तौर पे हमने सुना है प्रयोगात्मक कि अगर हम किसी भी चीज़ों को सैद्धांतिक रूप से सीखते हैं, किसी भी चीज़ों को अगर हम सैद्धांतिक रूप से सीखते हैं तो उसे व्यवहारिक रूप में लाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। तो बेसिक तौर पे प्रयोगात्मक विधि वह विधि है जिससे कि हम चीज़ों को सैद्धांतिक रूप से सीखे हैं और उसको हम क्या करें, व्यवहारिक रूप में लाएं। और साथ ही साथ बेसिक तौर पे प्रयोगात्मक विधि उन विधियों में हेल्प करता है कि जो हम अमूर्त अवधारणाओं को सुनकर सीख रहे हैं, ठीक है, उसको मूर्त रूप देने के लिए हम प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो जो प्रयोग शब्द है वह जो है लैटिन भाषा के एक्सपेरिमेंट शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है, प्रयत्न करना या परीक्षा लेना। ठीक है, प्रयत्न करना या परीक्षा लेना कि हमने जो सैद्धांतिक रूप से सिखा रखा है क्या उसको बच्चों ने सही प्रकार से सीख लिया है, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में ला रहे हैं। इसका प्रयोग करना मतलब प्रयत्न करना या परीक्षा लेना का अर्थ ही होता है क्या, प्रयोग। अब यहाँ पे आगे होता है कि प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम जो है प्रयोग विलियम वुंट ने किया था या प्रस्तावित किया था, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रयोगात्मक विधि का, ठीक है, प्रयोगात्मक विधि का जनक किसे कहा जाता है या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंट ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे कि प्रयोगात्मक विधि का पर्यावरण अध्ययन में उपयोगिता क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपका आता है कि बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं को समझाने योग्य बनाना। जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक तौर पे हम जो भी चीज़ें सैद्धांतिक रूप से सीखते हैं, उसे व्यवहारिक रूप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि प्रयोग करना पड़ता है। तो पहले कि बच्चों ने जो भी अमूर्त अवधारणाओं को सीख रखा है उसे मूर्त रूप में समझने योग्य बनाने के लिए। और दूसरा आपका आता है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति या परिकल्पना बनाने, खोज तथा छानबीन करने के योग्य बनाने में सहायता करता है। अब जैसे कि हम कोई भी चीज़ों का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उससे बेसिक तौर पे बच्चों के अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है, वह चीज़ों की कल्पना करता है, उसकी खोज करता है तथा उसकी छानबीन करता है। तो इस प्रकार से इन सारे कौशल का विकास होता है। आगे की अगर बात करें तो अवलोकन तथा विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ाने में, कि अगर हमने जो भी सैद्धांतिक रूप से उसे सिखा रखा है, जब उसे हम व्यवहारिक रूप देते हैं, उसको प्रयोग कराते हैं तो चीज़ों को बड़े ध्यानपूर्वक देखता है और साथ ही साथ वह अपने अनुसार उसका विश्लेषण करता है और उस पर चिंता करता है, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से उसके बारे में जानकारी लेता है। आगे आपका कि व्यवहारिक ज्ञान देने में, तो जैसा मैंने बेसिक तौर पर बताया कि जो भी चीज़ें हम सिखाते हैं, ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं इन्वायरमेंट में, सैद्धांतिक होती हैं। और सैद्धांतिक चीज़ों को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रयोग कराकर, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। और आगे कि बच्चों के सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में लाने के योग्य बनाना, ठीक है। तो वही चीजें एक तरह से कि जो भी हमने सैद्धांतिक ज्ञान दे रखा है उसे व्यवहारिक ज्ञान या प्रयोग ज्ञान में, ठीक है, उसको लाने योग्य बनाना। तो ये बेसिक तौर पे प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता आती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रयोगात्मक विधि की चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो आपकी चुनौती है वो आती है कि शिक्षक को पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अब जैसे किसी प्रकार की आपको प्रैक्टिकल करवाना है तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको, ठीक है, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो आपको उसमें परिपूर्ण होना चाहिए और परिपूर्ण होने के लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। दूसरा आपका आता है कि आप हर बच्चे को प्रयोग नहीं करवा सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है क्योंकि प्रयोगात्मक विधि में आपके पास इतने संसाधन नहीं कि आप क्लास के सभी बच्चों को प्रयोग करा सकें। तो इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों से आप प्रयोग करवाएंगे और कुछ बच्चों को आप दर्शक की तरह खड़े रखेंगे और उन बच्चों से आप बेसिक तौर पर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के प्रयोग अपने घर पर भी वह कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे अपने घर से सीख सकते हैं, कुछ बच्चे स्कूल में सीख सकते हैं और कुछ बच्चे देख के सीख सकते हैं। तो अब उन बच्चों को मनाना एक तरह से शिक्षक की चुनौती है कि हम किन बच्चों से प्रैक्टिकल करवाएंगे और किन बच्चों से प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे। तो ये आपकी चुनौतियां बेसिक तौर पर प्रयोगात्मक विधि में आती हैं।
अगला है आपका समस्या समाधान विधि। तो यहाँ पे होता है कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसके समाधान करने के चरण क्या है, समस्या है क्या, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे कहा गया है आपका कि समस्या को सुलझाना या समस्या पर आधारित अधिगम विधि एक ऐसी विधि है जो बच्चों को समाधान पर पहुंचने या पहुंचाने दी गई समस्या के वैकल्पिक समाधान ढूंढने में सहायता करती है। अगर कोई बच्चा किसी प्रकार की चीजों से परेशान है तो समस्या समाधान विधि से हम क्या करते हैं कि उसका कोई वैकल्पिक समाधान ढूंढते हैं। और समस्या समाधान विधि का पहला चरण यह है कि आप सबसे पहले बच्चे की समस्या को पहचानें। कई बार होता क्या है कि बच्चा चीजों को सीख नहीं पाता है और वो बता भी नहीं पाता है कि वो क्यों चीजों को सीख नहीं पा रहा है, तो उसकी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्ट के रूप में कि सबसे पहले आपको ये बच्चे को देख के जाना पड़ेगा कि आखिर में उसकी समस्या है क्या। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे समस्या समाधान विधि के बारे में अगर इनके जनक के बारे में कहा जाए तो समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इस विधि के जनक प्राचीन काल में सुकरात व सेंट थॉमस थे, लेकिन आधुनिक काल में आपसे पूछे तो आधुनिक काल के समय अनुसार जो है जॉन डेवी हैं। तो आप ध्यान से, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि समस्या समाधान विधि का, ठीक है, समस्या समाधान विधि का जनक कौन है। तो अगर आपको प्राचीन काल में पूछेगा तो सुकरात और सेंट थॉमस कहेंगे, और आधुनिक काल के अनुसार आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, जॉन डेवी कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक समस्या समाधान के विधि के चरण, तो याद रखिएगा कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का चरण है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, या समस्या समाधान विधि का अंतिम चरण कौन सा होता है या प्रथम चरण। तो समस्या समाधान विधि का जो पहला चरण है वह है आपका कि समस्या को पहचाने तथा उसका वर्णन करें। ठीक है, सबसे पहले समस्या को हम क्या करेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे तथा उसका क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। दूसरा आपका जो है वह है आपका कि समस्या को परिभाषित करेंगे। तो जब हम समस्या को पहचान गए और समझ गए तो फिर उस बच्चे से हम पूछें क्या इसी प्रकार की आपको समस्या, तो उस समस्या के बारे में आप क्या करोगे, परिभाषित करोगे कि आखिर में वो समस्या जो है किस प्रकार की समस्या है, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा जो चरण आता है वो आता है तथ्यों को ढूंढना, कि जब आपने समस्या को पहचान लिया, उसके बाद परिभाषित कर लिया, तो उसके बाद उससे रिलेटेड तथ्यों को ढूंढकर उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद चौथा जो आता है कि समस्या का विश्लेषण करना, विश्लेषण, तो फिर उसका क्या करोगे, आप व्याख्या करोगे, समस्या क्या है, उसके समाधान के लिए बेसिक तौर पे क्या करोगे, तथ्य ढूंढ लिया, अब उसका क्या करेंगे, आप विश्लेषण व्याख्या करेंगे। देन उसके बाद क्रिया करने हेतु संबंधी विधि पर चर्चा करेंगे। अब जैसे कि आपने समस्या को क्या कर लिया, समझ लिया, उसके बाद उसको परिभाषित कर लिया, उसके बाद तथ्य ढूंढ लिया, उसके बाद विश्लेषण कर लिया, अब वहां पे क्या करेंगे कि उसी से क्रिया संबंधी चीजों पर हम क्या करेंगे कि बच्चों से क्रिया विधि करवाएंगे, उसी से जो उनकी समस्या थी उनको सारी चीजें बताने के बाद उसके बाद उनसे खुद से करवाएंगे, और जब उनसे खुद से करवाएंगे तो बच्चे उनको पहले से काफी बेहतर कर पाएंगे। और अंतिम में क्या होता है कि हम मूल्यांकन, किसी भी विधि का अंतिम चरण क्या होता है, मूल्यांकन करना होता है। तो फिर हम ये देख पाएंगे कि पहले यह बच्चे उस चीजों में कितना सीख पाए थे और अब देखेंगे कि वह बच्चे किस प्रकार से कितनी चीजों को सीख पाए। तो ये आपके चरण है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो कि ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। आगे आता है आपका कि समस्या समाधान विधि की उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले क्या है आपका कि पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं को समझने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास, क्योंकि पर्यावरण में सारी चीजें तो हमारे आसपास हैं लेकिन सामान्य रूप से देखती नहीं है। ठीक है, तो उस अंतर्दृष्टि का विकास करने हेतु तो उसको मतलब बच्चा चिंतन मनन करे और चीजों को समझे। तो पहला ये है समस्या समाधान विधि में। दूसरा क्या है कि बच्चों में बहुमुखी चिंतन का बढ़ावा देने के लिए। अब जैसे कि समस्या समाधान से क्या होता है कि हो सकता है कि कोई बच्चा, ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लिया हो, ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा उस क्वेश्चन को कर लिया हो लेकिन दूसरा बच्चा उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है, और शायद वह, ठीक है, जिस विधि से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस विधि से वह समझ भी नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि उसको किसी तीसरे विधि से समझाएंगे। तो इस प्रकार से जो पहला वाला बच्चा समझा था ना, उसके पास भी, ठीक है, एक नया और विधि आ गया समझने के लिए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अब वह एक ही विषय पर अलग अलग प्रकार से चीजों को सोच सकता है। तो पहला तो ये होगा। दूसरा आगे आपका है कि एक ही मुद्दे पर बहु विचारों को समझने में बच्चों को सहायता मिलती है, जैसा कि मैंने दूसरे को लेकर बताया। और अगला है कि समूह की प्रक्रियाओं में बच्चों को भागीदार के योग्य बनाना है। तो बेसिक तौर पे समस्या समाधान में क्या होता है कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो वहां पे हम क्या करते हैं कि पूरे क्लास से उस क्वेश्चन को पहले एक बच्चे से पूछेंगे, नहीं कोई बता, फिर दूसरे से पूछेंगे, फिर तीसरे से पूछेंगे, और इस प्रकार से हम जब देखेंगे कि इस प्रकार से बच्चे, तो फिर पूरे क्लास से पूछेंगे कि कोई भी बच्चा है जो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि पूरे क्लास के बच्चे मिलकर आंसर देंगे, तो सारे के सारे क्लास वाले भागीदारी इसमें बन जाएंगे। देन उसके बाद अगर वो आंसर बता पाते
समझते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो देन उसके बाद टीचर समझाएगा। और हो सकता है कि इनमें से हर एक बच्चे को एक नया विधि से चीजों को समझने को मिले और साथ ही साथ उनके बहुमुखी चिंतन का क्या हो, विकास हो। और अगला है कि कक्षा में वास्तविक जीवन से जुड़े मुद्दे लाने हेतु। अब बेसिक तौर पे क्या होता है कि कई बार समस्या समाधान विधि में जो सैद्धांतिक पक्ष होते हैं उनसे चीजों को वह नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनसे वास्तविक जीवन से जुड़े हुए चीजों का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, तो वह चीजों को अच्छे सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से समस्या समाधान विधि में हमारे जीवन से जो जुड़े हुए वास्तविक जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको भी बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके समस्या समाधान विधि, और साथ ही साथ हमने प्रयोगात्मक विधि को देखा, उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा है कि किसी भी विधि का अंतिम चरण क्या होता है। तो परिभाषा, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है अंतिम चरण क्या होता है, किसी भी विधि का अंतिम चरण क्या होता है। तो हम यहाँ पर बेसिक तौर पर अंतिम चरण में बेसिक तौर पे हम देखेंगे क्यों क्या होता है कि लास्ट में हम उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अंतिम चरण में हम बेसिक तौर पे क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो आपका दूसरा वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रयोगात्मक विधि या प्रयोग विधि की उपयोगिता नहीं है। क्या उपयोगिता नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सी प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता नहीं है। तो पहला है कि बच्चों को अमूर्त, यहाँ पे अमूर्त होना चाहिए, ठीक है, तो बच्चों की अमूर्त अवधारणाओं को समझाने योग्य बनाने, ये उपयोगिता है। दूसरा है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करने में, ये भी है। तीसरा है व्यवहारिक ज्ञान देने में, ये भी सही है। और चौथा है सैद्धांतिक ज्ञान देने में, तो ये नहीं है। सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में देने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से चौथा आपका गलत होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग विधि के जनक कौन है, ठीक है, या प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है। तो ऑप्शन है विलियम जेम्स, विलियम वुंट, अरस्तु या किलपैट्रिक। तो आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समय के अनुसार समस्या समाधान विधि के जनक कौन है। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन है जॉन डेवी, जेम्स, विलियम जेम्स, सुकरात व सेंट थॉमस या इनमें सभी। तो आधुनिक समय के अनुसार पूछा है तो इस प्रकार से आपके जॉन डेवी होंगे, और प्राचीन काल के अनुसार पूछता है तो आपका कौन सा, सुकरात और सेंट थॉमस। और अंतिम क्वेश्चन है कि समस्या समाधान विधि का पहला चरण निम्नलिखित में से क्या होता है। पहला है कि समस्या को पहचानने, समझने तथा उसका वर्णन करने में। तो यही आपका ऑप्शन सही होता है कि यहाँ पहला ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या को पहचानेंगे, उसको समझेंगे, उसका वर्णन करेंगे, देन उसके बाद उसको परिभाषित करेंगे, उसके बाद हम तथ्यों को जोड़ेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो इस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगला क्लास जो रहेगा वो रहेगा योजना बनाना। योजना बनाने क्या क्या चरण होते हैं इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।